हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो निबंध आता है ना, आप लोगों की परीक्षा में तो देखिए 2-4 निबंध है, जिसमें से एक निबंध आप लोगों की परीक्षा में पूछ ही दिया जाता है। जैसे वर्षा ऋतु हो गया, वसंत ऋतु हो गया, ग्रीष्म ऋतु हो गया। अगर आप लोग ये तीनों ऋतु को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन आने का चांसेज है। ऐसे निबंध तो आप लोग का कुछ भी परीक्षा है पूछे आप लोग तो लिख ही दीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उसमें है क्या, तो फिर लिखना और आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। भारतवर्ष में कुल 6 ऋतुएं होती है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। कितने ऋतु होती है भारतवर्ष में? 6 ऋतु होती है। वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत एवं ग्रीष्म। इनमें वसंत को ऋतुराज तथा वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा गया है। तो वसंत ऋतु को क्या बोला गया है? वसंत ऋतु को ऋतुराज बोला गया है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहा जाता है। और हम लोग इस वीडियो में वर्षा ऋतु पढ़ने वाले हैं। वर्षा ऋतु नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सारा इसी वीडियो में आप लोगों को करवा दूंगी। वर्षा सचमुच ऋतुओं की रानी है। वर्षा निखिल करुणा की स्रोतस्विनी है। जब संपूर्ण संसार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाता है, तब जेठ की कठिन दोपहरी में छाँ भी छाँ चाहने लगती है। तब ताप से संतप्त होकर अहि मधुर तथा मृग और बाघ वैर भाव भूलकर एक ही जगह बेहोश पड़े रहते हैं। और जब कृषक अपना खेत बोने के लिए आंखों लाखों से आकाश की ओर निहारा करते हैं, तभी जैसे सबको आप्यायित करने के लिए वर्षा रानी झमाझम करती हुई पृथ्वी पर उतरती है और अपने अंतर में अनंत हाहाकार छिपाए रहकर भी संसार के हाहाकार को दूर करती है। वर्षा के आते ही सर्वत्र आनंद एवं उल्लास का समा बंध जाता है। हरियाली के बहाने पृथ्वी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। पक्षियों के कलरव में विशेष माधुर्य आ जाता है। खेतों की शोभा का कहना ही क्या। कई हलवाले मस्त होकर हल चला रहे हैं। कई किसान खेतों में बीज डालते हुए विरह गा रहे हैं। कई श्रमिकों की स्त्रियां अपने पति के लिए कलेवा लेकर मेरों पर उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही है। और कई झुंड की झुंड स्त्रियां खेतों में झुककर धान रोपती हुई रोपनी के गीत गा रही है। नदियों में भी अजीब मस्ती आ गई है। छिनकाए नदियां भी उमड़कर अपनी मस्त चाल में इतराती हुई तथा दोनों तटों से टकराती हुई सागम संगम का सुखानुभव करने जा रही है। प्रकृति में सर्वत्र मिलन का मौसम है। इस मिलन बेला में कहीं कहीं मर्यादा का अतिक्रमण भी हो गया है। कोसी और गंडक जैसे नदियां तो इतनी उच्छृंखल हो गई है कि अपने दोनों तटों के बाहर जाकर मर्यादा का अतिक्रमण कर वे शिव के तांडव नृत्य जैसा दृश्य उपस्थित कर रही है। यह है वर्षा ऋतु। जब विरही यक्ष अपनी प्राणयानी के पास अलकापुरी में संदेश भेजने के लिए इतना विफल हो जाता है, तो उसे चेतन और अचेतन का भी ज्ञान नहीं रह जाता एवं धूम ज्योति सलील और मरुद से निर्मित जड़ मेघ को अपना संदेश वाहक बनाना चाहता है। इस वर्षा के सुषमा के समक्ष वसंत का वैभव भी तुच्छ है। निसंदेह वसंत में फूलों का ह्रास अपना एक विशेष महत्व रखता है, किंतु वर्षा तो खुद फूलों की रानी है। यह सत्य है कि वर्षा के राह कीचड़ से भरे जाते हैं। कभी कभी तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े वृक्ष तूफान की चोट नहीं सहने के कारण धराशायी हो जाते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण कृषि को अपार क्षति होती है। सांप कीड़ों का भय बढ़ जाता है इत्यादि। लेकिन सौंदर्य का महत्व भी तो तभी है जब उसकी वैषम्य भी साथ साथ प्रस्तुत हो। इन दोनों को स्वीकार करते हुए हम यह कहने के लिए बाध्य है कि वर्षा के ये दो दोष इसके गुणों में उसी प्रकार छिप जाते हैं जैसे चंद्रमा में उसका कलंक। यही कारण है कि इन दोषों की प्रभाव न करते हुए कृषक इसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार बादल प्राणों का प्राण, जीवन का जीवन और आशा की भी आशा है। यह हमें इस बात का संदेश देता है कि घोर से घोर आपत्ति आने पर भी मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार धरती के झुलस जाने पर भी बादल आकर पुनः उसे हरियाली से पूर्ण कर देता है, उसी प्रकार जीवन का अंतिम कण शेष रहने पर भी मनुष्य अपने अदम्य उत्साह के बल पर इस जीवन क्षेत्र में एक से एक चमत्कार उत्पन्न कर सकता है, जीवन को हरा भरा कर सकता है और संसार में अपनी अमिट छाप छोड़ सकता है। हाँ, इस ऋतु में एक बात और है। वर्षा हमारे हृदय का समस्त कलुष दूर करने के लिए, उसकी सारी मलिनता को धो पोंछ कर स्वच्छ कर देने के लिए आती है। वर्षा में सांप बिच्छू बाहर निकल आते हैं, जिसका संकेतार्थ यह है कि अपने हृदय में, अपने समाज से सांपों को निकाल बाहर करो। जब तक मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष का सर्प फुफारता रहता है, तब तक वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। वर्षा का दूसरा संदेश है कि मनुष्य को अपनी समृद्धि में
उन्मत्त नहीं होना चाहिए। वर्षा में छोटी छोटी नदियाँ अपने तट की सीमा का उल्लंघन कर अपने आसपास की भूमि को जल से आच्छन्न कर देती है। किसान मजदूरों के घर गिर जाते हैं, किंतु सागर ज्यों का त्यों रहता है। क्षुद्र व्यक्ति अतुल्य धन पाने पर भी अपने आसपास के कमजोर लोगों को दबाने लगता है और इन छोटी नदियों के समान ही अपनी क्षुद्रता का परिचय देते हैं। वर्षा का संदेश यह है कि सागर के समान गंभीर बनो, नदियों के समान क्षुद्र नहीं। संपूर्ण संसार की मंगल कामना करो, केवल अपना ही स्वार्थ मत देखो। तो ये मैं आप लोगों को वर्षा ऋतु के बारे में बता दी, ठीक है। अगर वर्षा ऋतु पे एग्जामिनेशन में निबंध आएगा तो आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वसंत ऋतु का ही बता देती हूँ और एक दो ऋतु का और बता दूंगी, जिससे आप लोगों का काम बन सकता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बोली हुई हूँ, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं का रानी। तो वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। यह सचमुच ऋतुओं का राजा है। फूल पत्तियों की जो समृद्धि इस ऋतु में देखी जाती है, वह अन्य किसी ऋतु में नहीं। नीली, पीली और हरी घास के मैदान की शोभा इस ऋतु में बढ़ जाती है। लताएं और वृक्ष पुष्प से लद जाते हैं। जिधर देखिए उधर पुष्प ही पुष्प। पुष्पों की अधिकता के कारण वातावरण में एक विचित्र मादकता छा जाती है। मेघ के समान वृक्ष फूल की वर्षा करते रहते हैं। यूँ तो इस समय नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से वातावरण संगीतमय बना रहता है, किंतु उन सबों में कोकिल का स्वर ऊंचा और मधुर मालूम पड़ता है। इस ऋतु में प्रकृति सुंदरी का वैभव अपने चरम उच्च पर रहता है। वातावरण में सर्वत्र शांति और स्निग्धता छाई रहती है। नदियों का जल बढ़ जाता है। वर्षा के समय राह कीचड़ से भर जाती है। घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, किंतु वसंत में ऐसी बात नहीं है। इस ऋतु में धरित्री सर्वत्र स्वच्छ नजर आती है। धूल अथवा कीचड़ का नामो निशान नहीं होता है। स्वेच्छा से जहाँ चाहे जा सकते हैं। जलवायु भी अनुकूल रहती है। न शीत का डर और न तप का भय। शीतल मन शुद्ध त्रिविध बयार का आनंद लीजिए और दक्षिण पवन के स्पर्श से अपने हृदय को तृप्त कीजिए। यही है वसंत ऋतु, जब प्राणी मात्र आनंद से प्रफुल्लित रहता है, मायूसी कहीं भी नजर नहीं आती। संस्कृत के कवियों ने ऋतुराज वसंत का वर्णन अत्यंत भाव विभोर होकर किया है। वानभट्ट ने वसंत वर्णन का सारांश देखिए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कादम्बरी में महाश्वेता वसंत का वर्णन करती हुई कहती है, वहाँ भ्रमरों के भार से लचके हुए गर्म तंतु वाले जंजरित कुसुमों से मनोहर लता मंडप थे। पुष्पित आम्र के पेड़ थे। उनकी खिली हुई कलियों के डंडों से मधुधारा निकल रही थी। सुंदर लताओं का वहाँ हिंडोला था, जिसके फूले हुए फूलों के गिरने से जान पड़ता था कि वन देवियों ने वहाँ झूला झूला है। चंचल मन डाल पल्लव वाले अशोक के वृक्षों को कपाने लगा। मंजरी के भार से छोटे छोटे आम के वृक्षों को झुकाने लगा। यह दक्षिण पवन वासंती लता और का परिमल फैलाने लगा। पलाश वन को खिलाने लगा। यह सभी वनों और बगीचों के वृक्षों में कोपले निकलने लगे तथा फूले आम के वृक्ष की गंध चारों ओर फैलने लगी। वह मकरंद के मन से मधुर हुए कोकिलों के आलापों से पथिक जन के कानों को प्रीत करने लगा तथा चिरंतर मकरंद के कणों की वर्षा से सब जीवलोक के हृदय को उन्मत्त करने लगा। इस प्रकार इस ऋतुराज का गुणगान प्रायः सभी कवियों ने किया है। वसंत के संबंध में एक बात ध्यान देने की यह है कि एकमात्र यही ऋतु सभी देशों में समान रूप से आनंददायिनी है। ग्रीष्म यदि ठंडे देशों में रहने वाले के लिए सुखदायी है, तो भारत जैसे गर्म देशों के लिए दुखदायी। शिशिर और हेमंत के पाले से गर्म देश के निवासी भी कंपित हो जाते हैं, और फिर इंग्लैंड आदि ठंडे देशों में रहने वाले की तो बात ही मत पूछिए। वहाँ वालों के लिए तो यह साक्षात यमराज का संदेश वाहक है। किंतु वसंत का समादर सर्वत्र समान रूप से होता है। केवल भारतीय ही नहीं, आंग्ल देशवासी कभी भी अपने यहाँ स्प्रिंग का गुणगान करते नहीं थकते, इसलिए तो इसे ऋतुराज कहा गया है। तो मैं आप लोगों को कौन कौन पढ़ा दी? वसंत ऋतु आप लोग पढ़ लिए, वर्षा ऋतु पढ़ लिए। अब आप लोग का एक ग्रीष्म ऋतु है, इसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। भारतवर्ष का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है, इसलिए भारत एक ग्रीष्म प्रधान देश है। ऐसे तो इस देश में शीतकाल के 2 मासों के अतिरिक्त सदा ग्रीष्म का प्रभाव रहता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में हम ग्रीष्म ताप से व्याकुल हो जाते हैं। वसंत ऋतु के पश्चात ग्रीष्म का आगमन प्राणी मात्र को बहुत
अखड़ता है। ग्रीष्म ऋतु का नाम सुनते ही प्राणी मात्र का जीवन रस शुष्क हो जाता है। ताल तलैया सूखने लगती है। कुओं और पोखरों का जल पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। बरसाती नदियों की कौन कहे, हिमानी नदियां भी क्षीण हो जाती है। वन पत्तियां झुलसने लगती है। ग्रीष्म ऋतु की दोपहर में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां वृक्षों की छाया में कष्टमय समय व्यतीत करते हैं। लू की लपलपाती जीव नागिन के समान भयावही मालूम होती है। अजगर का डसा हुआ प्राणी बच सकता है, परंतु इनकी लपट में पड़कर बचना असंभव है। कुत्तों के जीभ लपलपाने की दुर्गति देखकर उनके दम तोड़ने की आशंका बढ़ने लगती है। घने वृक्षों के पत्तों की झाड़ में पक्षियों की चोट छटपटाना करुण दृश्य उत्पन्न करता है। मनुष्य के शरीर पसीनों से लथपथ हो जाता है। पंखा झलते झलते हाथ थक जाते हैं। ग्रीष्म की ज्वाला में दग्ध एक कवि के शब्दों में ग्रीष्म ऋतु का प्राकृतिक वर्णन कितना सही है। बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना ढल रहा। गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल ने जेठ की दोपहरिया का जो सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है, उससे जेठ की भीषण ताप का सही ज्ञान हो सकता है। देख दोपहरिया जेठ की छाओ चाहत चाह, जेठ की प्रचंड दोपहरिया से भयभीत होकर छाया भी कहीं छाया खोजती रहती है। इसलिए वह भवन, वन और अंधकारपूर्ण घरों में छिप जाती है। इसलिए कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। यह तो वहाँ की हालत है जहाँ वन उपवन है, परंतु भारत में मरुभूमि की दशा और दयनीय हो जाती है। वहाँ के मनुष्य जब ग्रीष्म की ज्वाला से दग्ध होने लगते हैं, तब पानी की खोज बढ़ने लगती है, किंतु कहीं खोजने पर पानी नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में यदि मरुभूमि वासी को एक तरबूज मिल जाता है, तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है मानो इसके आगे हिंद महासागर लहरा रहा है। भीषण ताप की प्रचंडता में जलता हुआ संसार तपोवन हो जाता है। इसलिए सांप, मोर, मृग और बाघ आदि एक दूसरे के शत्रु होते हुए भी अपना वैर भाव भूलकर तपोवन के प्राणियों की भांति एक साथ पाए जाते हैं। आंधी तूफान के प्रकोप बढ़ जाते हैं। आधुनिक काल में गांवों की अपेक्षा शहर की अवस्था उतनी दयनीय नहीं रहती, क्योंकि बिजली, बर्फ, खस की टड्डियाँ इनकी जान हिफाजत में जुटी रहती है। कुछ शीतल पेय पदार्थ में भी इनका बहुत हद तक रक्षा होती है। आज तो शीतलता प्रदान करने वाली यंत्रों के आविष्कार से हमें घर बैठे शिमला, दार्जिलिंग की बहार मिल जाती है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ग्रीष्म ऋतु के बारे में बताई। मुझे तो मेरे हिसाब से जो है ना 3 इम्पोर्टेंट यही लग रहा था, ठीक है। इस तीनों में से एक आने का चांसेस है। अब आएगा या नहीं इसकी तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मुझे जैसा कि लग रहा है कि एक निबंध इसमें से आ जाएगा। वसंत ऋतु में करवा ही दी हूँ, वर्षा ऋतु हो ही गया, ग्रीष्म ऋतु हो ही गया। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।